सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन की वेरी शॉर्ट और एमसीक्यूज बना रहे हैं। आज हम लेसन 2 इकोनॉमिक्स पर चल रहे हैं। लेसन का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। देखिए, इसमें हम जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज वेरी शॉर्ट बन रहे हैं उन सबको कवर करेंगे। तो क्लास 10th इकोनॉमिक्स लेसन 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेसन। क्लास 10th इकोनॉमिक्स लेसन 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। मतलब इस लेसन में हम ये जानेंगे कि कौन कौन सी गतिविधियां भारत में होती हैं। चलिए, आपको तस्वीरों में बहुत सी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन हमने एमसीक्यूज पे चलना है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कौन सी होती हैं? जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे हम प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहते हैं। ये आपका वेरी शॉर्ट के हिसाब से क्वेश्चन आंसर है पहला। उसके उदाहरण कृषि, डायरी, मत्स्य पालन, वन से जितनी भी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं उन सब का जब हम प्रयोग कर कुछ पैदावार करते हैं, जैसे कृषि में फसलें उगाना, पशुओं से दूध उत्पादन करना, मछलियाँ पालना, वनों से जड़ी बूटियाँ, लकड़ियाँ इस तरह से प्राप्त करना, ये सब प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियाँ हैं। द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं? ये आपका वेरी शॉर्ट प्रश्न है दूसरा। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। उदाहरण, कपास के पौधे से रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते हैं और कपड़ा बनाते हैं। गेहूं का प्रयोग कर आटा बनाना, आटे से बिस्किट बनाना, ये सब क्रियाएं द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो आपके 2 शॉर्ट वेरी शॉर्ट हो गए और 2 एमसीक्यूज हो गए। अब आगे देखते हैं हम तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं? वो क्षेत्र जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को सहयोग करता है उसे हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र में देखिए उदाहरण है उसका परिवहन के साधन, भंडारण जो कोल्ड स्टोरेज आपके बने होते हैं, संचार सेवाएं जैसे कि टेलीफोन, आपका इंटरनेट हो गया, बैंक सेवाएं, ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये आपका एमसीक्यू हो गया। उदाहरण, तृतीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर है सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र के और उदाहरण देखिए क्या है? शिक्षक, डॉक्टर, धोबी, नाई, मोची, वकील, ये सब जो कि हमें सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। देखिए, अब तक हमने 3 चीज़ें देखी, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का अर्थ। ये आपके वेरी शॉर्ट में है और इनके जो एग्जाम्पल हैं, प्राथमिक क्षेत्र का कृषि, डायरी, मत्स्य पालन और इसमें कपड़ा बनाना, बिस्किट बनाना, वो सब द्वितीय क्षेत्र का। और तृतीय क्षेत्र में सेवाएं जैसे कि परिवहन के साधन, भंडारण, संचार, बैंक, ये सब तृतीय क्षेत्र में आती हैं। तो हमने 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें कवर किए हैं। चलिए, अब आगे चलते हैं हम इससे। देखिए, किसी विशेष क्षेत्र, अब हम कर रहे हैं कि सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? देखिए, किसी विशेष वर्ष में, ये आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उसका कुल, जो कि उसके कुल उत्पादन की जानकारी प्राप्त करता है, उनका योग क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जीडीपी इसे हम इंग्लिश में कहते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। देखिए, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य उस क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है और इनका योग ही क्या है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। चलिए, आगे देखते हैं अब हम इससे।
ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। विकास की आरंभिक अवस्था, मतलब जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो प्राथमिक क्षेत्र की सक्रियता सबसे महत्वपूर्ण थी। तो अगर आपसे प्रश्न आए विकास की आरंभिक अवस्थाओं में किस क्षेत्र की आर्थिक क्षेत्र में सक्रियता अधिक थी, तो आपका आंसर है प्राथमिक क्षेत्र की। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान समय में किस क्षेत्र का महत्व बढ़ गया है, तो आपका आंसर है तृतीय क्षेत्र का। जो वर्तमान समय में है तृतीय क्षेत्र का उत्पादन, तृतीय क्षेत्र की भूमिका सबसे अधिक बढ़ गई है। देखिए हम कैसे जानेंगे कि तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। ये आपको एक चार्ट दिया हुआ है, बार चार्ट जिसे हम कहते हैं। देखिए 1973-74 के आंकड़े और 2013-14 के आंकड़े हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि तृतीय क्षेत्र का महत्व कितना बढ़ गया। तो ये जो 1973-74 के आंकड़े हैं इसमें प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका अधिक है, लेकिन जो 2013 और 14 के उसमें देखिए सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक सकल घरेलू उत्पादन में योगदान है। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि सेवा क्षेत्र का वर्तमान समय में, देखिए 2013 और 14 के आंकड़े हैं, तो इसमें सेवा क्षेत्र का अधिक महत्व बढ़ गया है। उन्नीस सौ 73-74 से लेकर 2013 और 14 के बीच 40 वर्षों में किस क्षेत्र के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई, तो आपका आंसर है तृतीय क्षेत्र में। चलिए आगे देखते हैं। इसमें उदाहरण, तृतीय क्षेत्र के उदाहरण आपको और बताए गए हैं, जैसे कि अस्पताल, शैक्षिक संस्थान, डाक, तार सेवा, कचहरी, ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए इसके अलावा देखिए अब प्रश्न ये है कि तृतीय क्षेत्र का महत्व क्यों बढ़ गया। सबसे पहला रीज़न ये हो गया आपका कि इसमें ये सब चीज़ें हैं जो कि मूलभूत बुनियादी सेवाएं हैं, इसीलिए इसका महत्व अधिक है। क्योंकि देखिए डाकखाने, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजेस, ये सब ज़रूरी चीज़ें, तो ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका महत्व बड़ा है। उसके अलावा देखिए कृषि और उद्योगों का विकास से परिवहन, व्यापार, भंडार जैसी सुविधाओं के लिए इन सेवाओं की ज़रूरत होती है, तो इस क्षेत्र का मांग बढ़ गई है। तीसरा कारण क्या है, देखिए जैसे कि इसमें जैसे जैसे आय बढ़ती है लोग अपने मनोरंजन की तरफ ध्यान देते हैं, तो भी इस क्षेत्र का मांग बढ़ रही है। जैसे कि होटल, पर्यटन स्थल, शॉपिंग, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इनकी मांग बढ़ गई, तो भी इसका महत्व बढ़ गया है। अब देखिए सकल घरेलू उत्पाद का की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है, तो आप इस टेबल से देख सकते हैं कि 1973-74 में 50% थी, और अब देखिए कितनी हो गई है, ये आपका 32 से लेके ये 68%, 50 से ये 68% तक आ गई है सेवा क्षेत्र। ऐसे ही देखिए रोजगार के क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र कैसा है जो अधिक रोजगार प्रदान करता है, तो आपका आंसर है प्राथमिक क्षेत्र। देखिए जो ब्लू कलर है वो प्राथमिक, रेड द्वितीयक और ग्रीन तृतीयक क्षेत्र को दिखा रहा है। तो अगर हम देखें तो आज की डेट में भी जो रोजगार सबसे अधिक है वो प्राथमिक क्षेत्र में। देखिए 1972-73 तक देश की 74% जनता को कृषि रोजगार प्रदान कर रही थी। जो द्वितीय क्षेत्र था वो 11 और तृतीयक 15% को, लेकिन 2011-12 में ये 49% पे आ गया, ये 24 और तृतीयक 27 पे।
अगर हम रोजगार की दृष्टि से देखें तो रोजगार आज भी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे अधिक है। अगर सकल घरेलू उत्पाद में देखें, अगर हम जीडीपी में देखेंगे तो जीडीपी में थर्ड सेक्टर का, अगर रोजगार के उससे देखेंगे एम्प्लॉयमेंट से, तो एम्प्लॉयमेंट आपका प्राइमरी सेक्टर में सबसे अधिक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, दो चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका हो गया कि आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र में है। अल्प बेरोजगारी किसे कहते हैं? देखिए, इसे हम छिपी बेरोजगारी भी कह सकते हैं। जो कृषि है, ये आपका वेरी शॉर्ट प्रश्न बनता है। देखिए, 10 लोग अगर काम कर रहे हैं और जबकि उसी काम को अगर 7 लोग करें तब भी पूरा हो सकता है, तो ये जो 3 लोग फालतू उसमें लगे हुए हैं, तो ये क्या है? आपकी छिपी हुई बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी जिसे आप कह सकते हैं। और ये सबसे अधिक किस में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। तो आपके देखिए 2 एमसीक्यूज यहाँ बनते हैं कि अल्प बेरोजगारी किसे कहते हैं, वो आपका वेरी शॉर्ट हो गया। और किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि में। सबसे अधिक कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अगला जो आपका एमसीक्यू देखिए, अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। एक है मौसमी बेरोजगारी, जब मौसम के अनुसार लोगों को काम मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी। तो चलिए, अल्प, छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी सभी इसी का नाम है। ये हम लास्ट पार्ट पे पहुंच गए हैं लेसन के। आयु वर्ग 5 से 29 के बच्चों की आयु वर्ग 5 से 29 की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? 60% लोग हमारी आबादी के इस आयु वर्ग से संबंधित हैं। तो अगर प्रश्न हो कि 5 से 29 वर्ष की आयु के लोगों का जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो आपका आंसर है 60%। और उनमें से केवल 51% ही स्कूल जाते हैं। चलिए अगला आपका प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में कितने रोजगार का सृजन किया गया? तो आपका आंसर है 20 लाख रोजगार। देखिए, जितने आपके प्राइवेट स्कूल हैं, कुछ छोटे स्कूल्स आपको दिखते हैं, कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो उन सब में देखिए कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है? 20 लाख लोगों को। अब अगली जो मेन चीज है, देखिए मनरेगा, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, जिसे हम क्या फुल फॉर्म है इसकी? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे मनरेगा। तो ये कितने जिलों में लागू की गई? 625 में। तो आपके देखिए कितने शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहले, काम का अधिकार कितने जिलों में लागू है? आंसर है 625। काम के अधिकार के अंतर्गत बनाई गई योजना का नाम बताएं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इसके अंतर्गत कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? आंसर है 100 दिन। तो देखिए यहाँ आपके 3 एमसीक्यू तैयार हो रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं इससे। अब हम देखते हैं संगठित क्षेत्र क्या है और असंगठित क्षेत्र क्या। वो क्षेत्र जहाँ पर कि रोजगार की अवधि निश्चित होती है, ठीक है जी, तो उसे तो हम क्या कहते हैं? संगठित क्षेत्र, और जो सरकार के नियंत्रण में आते हैं। असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं? जो छोटी छोटी दुकानें हैं और सरकार के किसी भी नियंत्रण से बाहर हैं, तो उससे क्या कहते हैं? असंगठित क्षेत्र। देखिए, संगठित क्षेत्रों में आपको डिफरेंस आएगा संगठित और असंगठित क्षेत्र में। तो संगठित में आपने क्या करना है कि उसमें काम के घंटे निश्चित होते हैं, इसमें निश्चित नहीं होते। उसमें
सवेतन छुट्टी मिलती है, इसमें सवेतन छुट्टी नहीं मिलती। इसमें नौकरी सुरक्षित होती है और इसमें नौकरी सुरक्षित नहीं होती। तो ये आपके अंतर आ जाएंगे और उसका उदाहरण आ जाएगा छोटी छोटी दुकानें और उसका कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस उसका उदाहरण है। असंगठित क्षेत्र का नुकसान क्या, देखिए कम वेतन, शोषण, ये आपका वेरी शॉर्ट है कि असंगठित क्षेत्र की हानियाँ। सबसे पहला कम वेतन मिलता है और शोषण होता है। रोजगार का संरक्षण नहीं मिलता, ना ही कोई अन्य लाभ मिलता है। तो ये आपका वेरी शॉर्ट हो गया कि असंगठित क्षेत्र की हानियाँ। असंगठित क्षेत्र का उदाहरण भूमिहीन कृषि श्रमिक, छोटे और सीमांत किसान, फसल बटाईदार, कारीगर, ये सब उसी की श्रेणी में आते हैं। अगला देखिए आपका एमसीक्यू है कि ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसान कितने प्रतिशत हैं। तो आपका आंसर है 80%। 80% जो ग्रामीण परिवार हैं वो छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र क्या कहते हैं, जो कि सरकार के नियंत्रण में हो। निजी क्षेत्र जो कि प्राइवेट हाथों में है। सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण बैंक, डाकखाने, और निजी क्षेत्र का रिलायंस, टाटा स्टील। ये आपके दो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहते हैं, निजी क्षेत्र किसे कहते हैं, उसका उदाहरण सार्वजनिक क्षेत्र का और निजी क्षेत्र का। देखिए इस समय किसान आंदोलन चल रहा है, तो एमएसपी क्या है कि इतनी कीमत कम से कम किसानों को मिलेगी। तो भारत सरकार जो है उचित मूल्य पर गेहूं और चावल किसानों से खरीदती है और अपने गोदामों में भंडार करके रखती है। राशन की दुकानों पर इन्हें उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती है। ठीक है जी, तो इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।